हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल। और जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का नाम क्या है भैया? रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रादेशिक नियोजन एवं विकास। ठीक है ना? इसको हम देखेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल छह प्रश्न को कवर किया जाएगा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होंगे इसमें। और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट के 3 प्रश्न जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को इसमें मिल जाएगा और उम्मीद है कि काफी अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन लास्ट तक देखेंगे तभी आपको मिलने वाली चीजें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? सॉरी, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताना है। क्या है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताना है। तो देखिए लिखा गया है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बेकार पड़े हुए साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है ना? आगे क्या? औद्योगिकीकरण का विकास करना है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, जिससे हो क्या? जिससे भैया देश एवं समाज का आर्थिक विकास हो सके। यानी आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो बेकार पड़े हुए साधन हैं उनका बढ़िया से उपयोग करके उन्हीं के द्वारा उत्पादन में वृद्धि किया जाए, आपके औद्योगिकीकरण में वृद्धि विकास किया जाए। ठीक है, मतलब तमाम प्रकार के उद्योग वगैरह लगाए जाए। ठीक है, आगे क्या है? और भैया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, जिससे आपका जो देश है, जो समाज है, उसका आर्थिक विकास हो सके। यही आपका क्या है? उद्देश्य है किसका? आर्थिक नियोजन का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। भैया आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जो बेकार पड़े हुए चीजें हैं उन साधनों का प्रयोग करके भैया उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है ना? उनका प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि किया जा सके, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके। ठीक है ना? यही सारा उद्देश्य है किसका भैया? आर्थिक नियोजन का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, या फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी और इसके क्या उद्देश्य थे? ये सारी चीजें इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। किसमें? 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है ना? आगे क्या? पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर, क्या है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है ना? यानी भैया जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उस संशोधन के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगे क्या है? इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू और गुलजारीलाल सॉरी, देखिए ये कह रहा है इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष महोदय इसके जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो आपके उप अध्यक्ष थे वो क्या थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है ना? इस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो भैया 1951 से 1956 तक थी। ठीक है ना? 5 साल की, 1951 से 1956 तक। ठीक है, इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वृद्धि की वो कितनी रखी गई थी? 2.1% रखी गई थी। लेकिन इसका जो वास्तविक वृद्धि मिली थी इसमें, यानी काफी ज्यादा उन्नति मिली थी। कितना? 3.6% की वृद्धि इसमें हुई थी। एक बार फिर देख लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या है। यानी जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये 1951 में शुरू की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना था। ठीक है ना? जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है ना? इस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1951 से 1956 तक थी। आप लोग पता है पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए होती। ठीक है ना? आगे क्या? इसमें जो वृद्धि दर की लक्ष्य जो रखी गई थी वो भैया कितना रखा गया था लक्ष्य? 2.1%। लेकिन जो वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल में जो वृद्धि हुई थी, इसमें इंक्रीजमेंट हुआ था, वो कितना हुआ था भैया? 3.6% हुआ था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मैं फिर से कह रहा हूं आपको, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। क्या लिखा गया है? साल 2014 में, यानी वर्ष 2014 की बात है भैया, जो मोदी सरकार थी इन्होंने योजना आयोग को भंग कर दिया था। किसको? योजना आयोग को भंग कर दिया, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यानी मोदी सरकार द्वारा, ठीक है ना, 2014 में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की तरह जो नीति आयोग भी है वो भी क्या है भैया, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था। यानी जैसे योजना आयोग जो है आपका भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, यानी थिंक टैंक के रूप में काम करती है। इसका जो पूर्ण रूप है यानी नीति, यानी नीति जरा एक बार फिर देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। NITI ना, NITI यानी नीति। नीति का फुल फॉर्म जो होता है इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे उसको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर वही हिंदी में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है किसका? नीति का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रदेश की संकल्पना या फिर प्रदेश किसे कहते हैं, ये दोनों का आंसर आप ये लिखिएगा। ठीक है ना। प्रदेश क्या है, प्रदेश की संकल्पना बताइए, या फिर प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है ना, सारे आंसर का जवाब एक ही होगा। आंसर क्या है जरा देखते हैं। लिखा गया है, साधारण शब्दों में अगर प्रदेश का अर्थ देखा जाए तो स्थल खंड के उस भाग से है जहां पर अधिकतर भौगोलिक तत्वों में समरूपता यानी समानता पाई जाती है। कह रहा है भैया, जो आपका प्रदेश शब्द का अर्थ है किसी भी किसी भी स्थल खंड के उस भाग से है जहां पर अधिकतर क्या होती है, भौगोलिक तत्वों में, भौगोलिक दशाओं में क्या मिलती है? समानता देखने को मिलती है। ठीक है ना। उसकी भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं उसके आसपास के क्षेत्रों की परिस्थितियों से भिन्न होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी भैया जो प्रदेश है, प्रदेश आपका किसी भी स्थल खंड के उस भाग को कह सकते हैं जहां पर जिसकी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक तत्वों में क्या मिलती है? समानता पाई जाती है, और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं उस क्षेत्र की परिस्थितियों से भिन्न होती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे क्या लिखा गया है कि प्रदेश शब्द का विकास जो है मूलतः भूगोल विषय के अंतर्गत किया गया है। यानी भैया जो प्रदेश शब्द का विकास है वो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत, मूल रूप से किसके अंतर्गत? भूगोल विषय के अंतर्गत किया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी भूगोलवेत्ता हेरोडोटस ने किया था, और अगर रोमन भूगोलवेत्ता की बात करें तो स्ट्रैबो ने किया था, और अगर आधुनिक भूगोल में सर्वप्रथम देखा जाए तो प्रदेश शब्द का प्रयोग जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया था। किसने? कार्ल रिटर ने। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, हाँ, नियोजन प्रदेश पूछता है। ठीक है ना, नियोजन प्रदेश या फिर नियोजन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह कोई भी प्रदेश या कोई भी क्षेत्र जिसके लिए नियोजन बनाया जाता है, जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? नियोजन प्रदेश या फिर नियोजन क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? नियोजन क्षेत्र या फिर नियोजन प्रदेश पूछे तो वह क्षेत्र या फिर वह प्रदेश जिसके लिए नियोजन अर्थात योजनाएं बनाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? नियोजन प्रदेश कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या? प्रादेशिक नियोजन का महत्व बताइए। क्या बताना है? प्रादेशिक नियोजन का महत्व। देखिए लिखा गया है, प्रादेशिक नियोजन स्थानीय संसाधनों के समान रूप से उपयोग पर बल देता है। यानी भैया जो प्रादेशिक नियोजन है वो जो स्थानीय संसाधन होते हैं उन पर एक समान रूप का, ये कहता है कि उनका उपयोग जो है एक समान रूप से किया जाए। ठीक है, इससे जो है स्थानीय स्तर पर समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो आपका प्रादेशिक नियोजन है इसी की मदद से जो भैया स्थानीय स्तर का जो समाज है उसके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। आगे का क्या कह रहा है? प्रादेशिक नियोजन जो क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब भैया जो आपका प्रादेशिक नियोजन है, जो क्षेत्रों में असंतुलन पाया जाता है उनको समाप्त करके
उन पे बढ़िया सा उनके विकास पर जो है चारों तरफ से विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब चारों तरफ से उनका विकास करता है। इसीलिए प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक नियोजन की सभी देशों की जरूरत होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा गया है भैया प्रादेशिक नियोजन का महत्व। तो महत्व में आप क्या लिखेंगे, जो आपका प्रादेशिक नियोजन होता है वो स्थानीय संसाधनों के समान रूप से उपयोग पर बल देता है। मतलब ये कहता है जो स्थानीय संसाधन है, ठीक है ना, जो क्षेत्रीय संसाधन है उनका जो उपयोग है वो समान रूप से किया जाए, ठीक है। और इसी से स्थानीय स्तर पर जो समाज है उसके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। प्रादेशिक नियोजन से क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है या फिर उसको समाप्त किया जा सकता है। और इसकी मदद से भैया किसी भी मतलब स्थानीय समाज का विकास जो है चारों तरफ से विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रादेशिक नियोजन को सभी देशों की जरूरत है, ठीक है ना। यानी प्रादेशिक नियोजन जो है इसकी आवश्यकता सभी देशों को है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।